हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड कि पेट्रोग्रेड में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा, पेट्रोग्रेड सिटी में क्या कंडीशन थी, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। In the winter of 1917 conditions in कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम। देखो 1917 के विंटर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो पेट्रोग्रेड में जो कंडीशन थी वो खराब हो चुकी थी। ग्रिम का मतलब होता है खराब। ओके, सो 1917 के विंटर की अगर हम बात करें लाइक विंटर टाइम पीरियड की, तो पेट्रोग्रेड सिटी में जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और पेट्रोग्रेड किसकी कैपिटल थी? रशिया की कैपिटल थी। पहले इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड रख दिया। लेकिन हम यहाँ पर बात करें 1917 की, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1917 से पहले ऐसा क्या हुआ था? हालांकि इस चीज़ को हमने डिटेल में कर लिया था लास्ट वीडियो में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके सामने रिकॉल करूँगी ताकि आप स्टोरी से कनेक्ट हो पाएँ। देखो 1914 में क्या हुआ था, ज़ार निकोलस द सेकेंड ने वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया था और उसकी ये कैलकुलेशन थी अगर वो वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करेगा तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आएगी और इस बेसिस पर लोग ज़ार निकोलस द सेकंड का साथ देंगे। अब एक तरफ राजा की कैलकुलेशन थी तो ठीक, लेकिन राजा की कैलकुलेशन उसी पर उल्टी पड़ गई थी, उसी पर अपोजिट पड़ गई थी। क्योंकि क्या हुआ इस टाइम पीरियड में कि ये जो वॉर था, एक तो ये वॉर काफ़ी लॉन्ग चला था, दूसरा आर्मी भी थक चुकी थी लड़ते लड़ते, तीसरा बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, फोर्थ रीज़न ये था कि लोग भूखे मर रहे थे, फिफ्थ रीज़न ये था कि जितने भी लेबरर्स थे उनको, मतलब जितने भी हट्टे कट्टे लेबरर्स थे उनको ज़ार निकोलस द सेकंड ने वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने के लिए भेज दिया। इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ बननी बंद हो गई थी। अब लोग वाकई में भूखे मरने लगे। अब जितना भी फूड सप्लाई होता था, जितना भी फूड का प्रोडक्शन होता था, वो सारा का सारा किसे भेज दिया जाता था? आर्मी को भेज दिया जाता था। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से सभी लोग किसके अगेंस्ट हो गए थे? राजा के अगेंस्ट हो गए थे। और इसी टाइम पीरियड पर लोगों के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स होने लगे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स की वजह से लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया की कैपिटल थी, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? पेट्रोग्रेड रख दिया था। और पेट्रोग्रेड में 1917 तक आते आते विंटर के टाइम पीरियड में जो वहाँ की कंडीशन थी वो ग्रिम हो चुकी थी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फेसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। जो सिटी का लेआउट था पेट्रोग्रेड का, उसमें भी डिविजन्स हमें देखने को मिला लोगों के अंदर। सो किस तरीके का डिवीज़न था? देखो क्या था कि क्लास डिवीज़न हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, हमें क्या देखने को मिलता है पेट्रोग्रेड में? क्लास डिवीज़न। अब ये क्लास डिवीज़न किस बेसिस पर था? देखो एक तरफ तो पॉलिटिकल डिवीज़न था, दूसरी तरफ इकोनॉमिक डिवीज़न था। पॉलिटिकल डिवीज़न किसके बीच में? ज़ार वर्सेस ड्यूमा के बीच में। ठीक है, ज़ार जिसे किंग कहते हैं, ड्यूमा जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, बट हम यहाँ पर तो रशिया की बात कर रहे हैं, सो इसीलिए हम बात करेंगे उन्हीं के टर्म में। तो पॉलिटिकली डिवीज़न देखने को मिला बिटवीन ज़ार वर्सेस ड्यूमा। एंड इकोनॉमिक डिवीज़न क्या देखने को मिला यहाँ पर? तो इकोनॉमिक डिवीज़न में एक तरफ रिच और एक तरफ पुअर पीपल थे। ठीक है, सो इस तरीके से जो सोसाइटी थी वहाँ की वो बटी हुई थी और लेआउट बिल्कुल साफ साफ ऐसे दिखता है जैसे कि मानो ये डिवीज़न पहले से ही हो। सो द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। जैसे कि ये रिवर है नेवा, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लो करती है। सो इसके अगर हम राइट साइड की बात करें तो इसके राइट साइड में जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे एंड जो फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी यहीं थी। ठीक है, या फिर ये कह लो कि जो पुअर पीपल थे वो यहीं रहा करते थे राइट साइड में। ओके, वेयर एज अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये जो रिवर है इसका जो लेफ्ट किनारा है, जो लेफ्ट बैंक है, वहाँ पर फैशनेबल एरियाज थे, मतलब यहाँ पर रिच पीपल रहा करते थे।
एंड विंटर पैलेस भी कहाँ था, विंटर पैलेस भी लेफ्ट की तरफ था, फाइन। इन एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर ड्यूमा मेट, साथ ही साथ लेफ्ट साइड में ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, विंटर पैलेस था, ड्यूमा वगैरह की जो मीटिंग होती थी, जो पार्लियामेंट थी, वो भी यहीं बैठा करती थी। सो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक तरफ लेफ्ट तरफ तो वो सारे लोग थे जिनके पास पैसा ही पैसा था, दूसरी तरफ राइट में हम क्या देखते हैं, सारे वर्कर्स और पुअर पीपल एक तरफ रहा करते थे, और जहाँ पर ये काम किया करते थे जिन फैक्ट्रीज में, वो भी राइट साइड में ही थी। सो हमें इस तरीके का लेआउट देखने को मिलता है पेट्रोग्रेड में। फरवरी 1917 में आते आते क्या हुआ कि पेट्रोग्रेड में ये कंडीशन हो गई थी कि जो यहाँ पर वर्कर्स फैक्ट्रीज़ में काम करते थे या जो वर्कर्स के इलाके थे, वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गई थी। एक रीज़न ये भी था कि इसी टाइम पीरियड में जो विंटर थी वो बहुत कोल्ड थी, मतलब यहाँ पर ना -20 -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है ठंड के टाइम पर टेम्परेचर। सो इससे हुआ ये कि एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो देखने को मिली, बर्फ़ जम गई थी, हैवी स्नोफॉल हो चुकी थी। सो इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो फसल पर पड़ता है, फसल ख़राब हो जाती है, और फसल ख़राब होगी तो क्या होगा, फैमीन आएगा, लोग भूखे मरेंगे। दूसरी ही तरफ लोगों के अंदर एक बात को लेकर गुस्सा ये था कि ज़ार निकोलस द सेकंड चाहते थे कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए, वेयर एज जो पार्लियामेंटेरियंस थे, मतलब जो पार्लियामेंट के लोग थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे प्रिजर्व रखा जाए, उसे डिसॉल्व ना किया जाए। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ज़ार वर्सेस पार्लियामेंटेरियंस, मतलब एक तरफ तो पार्लियामेंट के जो लोग थे वो चाहते थे इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रिजर्व रहे, दूसरी तरफ ज़ार की क्या डिज़ायर थी, वो चाहता था कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। अब ज़ार ड्यूमा को किस लिए डिसॉल्व करना चाहता था, इसका रीज़न तो हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट कोई बोले, उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज करे। सो इसीलिए ज़ार निकोलस द सेकंड चाहते थे कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। ऑन 22 फरवरी को क्या होता है, यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी राइट बैंक में, उन फैक्ट्रीज पर लॉकआउट कर दिया जाता है, मतलब तालाबंदी लगा दी जाती है। किन फैक्ट्रीज पर, जो राइट बैंक में थी, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर ये नेवा नदी है और इसके राइट साइड में मतलब राइट बैंक की तरफ, राइट किनारे की तरफ सारे पुअर पीपल रहते थे, फैक्ट्रीज़ भी यहीं पर थी और इन फैक्ट्रीज़ में ये पुअर पीपल काम किया करते थे। तो 22 फरवरी को हुआ ये कि एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो ऑब्वियसली सी बात है, वर्कर्स को बहुत गुस्सा आएगा। अब क्या हुआ कि पहले तो उसी फैक्ट्री के जो वर्कर थे वो स्ट्राइक पर चले गए, और नेक्स्ट डे हुआ ये कि अब बहुत सारे वर्कर्स आगे आ गए दूसरे वर्कर्स का साथ देने के लिए, इन सिंपथी। ओके, अब क्या हुआ कि लगभग 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे, अब उन सभी ने मिलकर स्ट्राइक शुरू कर दी थी, क्योंकि अब ये सब लोग अपने सिविल राइट्स की डिमांड कर रहे थे, अपने राइट्स के लिए अब ये लोग फाइट कर रहे थे। तो अब यहाँ पर 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जो स्ट्राइक पर थी, उनको रन कौन कर रही थी, विमेन रन कर रही थी, मतलब विमेन जो थी वो संचालन कर रही थी इन स्ट्राइक्स का बहुत सारी फैक्ट्रीज में। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, नॉट ओनली मेन बल्कि विमेन भी इस स्ट्राइक में आगे थी, और इसी को कहा गया इंटरनेशनल विमेन डे। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनेशनल विमेन डे 22 फरवरी ऐसे कैसे हो सकता है, वेयर एज अगर हम देखें तो इंटरनेशनल विमेन डे तो 8 मार्च को होता है, राइट। तो देखें इसके पीछे ना रीज़न है। रीज़न क्या है कि एक होता है जूलियन कैलेंडर। मैं इसको ना आपको एक ब्लैंक पेज पे समझाती हूँ। देखो क्या है ना कि जो कैलेंडर है वो दो चलते थे, जूलियन कैलेंडर एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर। वैसे आपकी बुक में ये सारा कॉन्सेप्ट आगे समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इसको यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। जूलियन कैलेंडर को कौन फॉलो करते थे, रशियन पीपल फॉलो करते थे। तो रशिया में जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था एंड अदर कंट्रीज़ में ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था। अब देखो
जूलियन कैलेंडर जो है ना, ये 13 दिन 13 डेज बैक में चलता है। किसके कंपैरिजन में? ग्रिगोरियन के कंपैरिजन में। या ये कह लो कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। तो यहाँ पर 13 डेज बैक लिख लो। सो अगर हम 22 फरवरी की बात करें कि 22 फरवरी में कहा गया कि ये जो टाइम था जब यहाँ पर स्ट्राइक हुई, तो इसे इंटरनेशनल वीमेन डे कहा जाता है। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है? जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अब इसे 13 दिन आगे कर दो। सो 13 दिन आगे कर कर कौन सा डे हो जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा। और 8 मार्च जो है उसे इंटरनेशनल वीमेन डे कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? 8 मार्च जो है ये डेट ग्रिगोरियन के अकॉर्डिंग है, एंड 22 फेब ये जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। और हम सभी लोग आज के टाइम पर ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट रशिया ने भी 1 फेब 1918 के बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, सो अगर हम जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जो हम ये फेब्रवरी रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये रेवोल्यूशन ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च रेवोल्यूशन बनता है। एंड जो हम आगे जाकर अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, वही रेवोल्यूशन ग्रिगोरियन कैलेंडर में नवंबर रेवोल्यूशन बनता है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल और देती हूँ। आज कितनी डेट है? आज है 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। और अगर हम इसे जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो ये कौन सा डे माना जाएगा? ये माना जाएगा 30 मार्च। ठीक है, 30 मार्च माना जाएगा आज का दिन जूलियन कैलेंडर में, क्योंकि 13 दिन पीछे चलता है जूलियन कैलेंडर। फाइन, इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कोई और झोल नहीं है इसमें। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, वो वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे थे उनके लिए यूज़ किया गया है डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स। दे क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स। अब इन्होंने क्या करा? अपने क्वार्टर्स को बंद कर दिया, फैक्ट्री क्वार्टर्स को, और ये लोग कैपिटल के सेंटर में चले गए। कौन सी कैपिटल? पेट्रोग्रेड। सो पेट्रोग्रेड जो रशिया की कैपिटल थी, उसके ये सेंटर में चले गए। सेंटर में कौन सा प्लेस था? नेविस्की प्रोस्पेक्ट। तो इसका नाम याद ना भी रखो तो भी चलेगा। At this stage, no political party was actively organizing the movement. अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वर्कर्स एंड जो विमेन हैं वो ही आगे आ रहे थे इस स्ट्राइक में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं ले रही थी। सो वर्कर्स ही अपने राइट के लिए लड़ रहे थे। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। तो अब वर्कर्स ने क्या करा? अब ये सेंट्रल पार्ट में आ गए और इन्होंने जहाँ पर रिच लोग रहते थे, जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, उनको वर्कर्स ने सराउंड कर लिया, उनके चारों तरफ इन्होंने घेर लिया था। गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। सो अब गवर्नमेंट डर में आ गई, गवर्नमेंट के लोग। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने कर्फ्यू कर दिया शहर में। डेमोन्स्ट्रेटर जो मतलब जो वर्कर्स इस टाइम पर स्ट्राइक कर रहे थे, दे डिस्पर्स्ड बाय इवनिंग। अब कर्फ्यू लगने की वजह से वो डिस्पर्स हो गए थे। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि चलो ठीक है, अब जो वर्कर्स हैं वो निकल चुके हैं, अब हमें कोई डर नहीं है। बट ये जो वर्कर्स थे वो अगले ही दिन वापस आते हैं 24 एंड 25 को। सो गवर्नमेंट इस टाइम पर क्या करती है? अब गवर्नमेंट को आउट ऑफ फियर कैवेलरी बुलानी पड़ती है। कैवेलरी कौन? मतलब जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, जो हॉर्स पर बैठकर लड़ते हैं। सो गवर्नमेंट अब कैवेलरी बुलाती है एंड पुलिस बुलाती है, ताकि इन वर्कर्स पर नज़र रखे, अगर कोई ज़्यादा चैंचू करे तो इनको मार दे। ठीक है, 25 फरवरी को संडे का दिन था। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। गवर्नमेंट किसकी थी? जार निकोलस II की गवर्नमेंट थी। तो जार निकोलस II ने क्या करा? ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। अब ड्यूमा को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर्स थे अब वो राजा के खिलाफ बोलने लगे थे। बहुत सारे वर्कर्स ने राजा के खिलाफ क्या कर दिया था? स्ट्राइक कर दी थी। सो इस वजह से अब जो जार निकोलस II था वो नहीं चाहता था कि उनके अगेंस्ट कोई बोले, उनको कोई क्वेश्चन करे। सो इसी वजह से इन्होंने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया था। अब जैसे ही इन्होंने ड्यूमा को सस्पेंड किया, मतलब वो ड्यूमा जिनको इन्होंने 1905 में इलेक्ट किया था, जिसमें इन्होंने सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इसमें इलेक्ट किया था, उसी ड्यूमा को इन्होंने सस्पेंड कर दिया 25 फरवरी को। और जैसे ही इसको सस्पेंड किया तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने अब
ज़ार निकोलस द सेकंड के इस डिसीजन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। अब बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो पार्लियामेंट के पॉलिटिशियंस थे, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द डिसीजंस दैट हैज़ बीन टेकन बाय ज़ार निकोलस द सेकंड। एंड अब जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो लोग स्ट्राइक पर थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 26 फरवरी को एक साथ इकट्ठा मतलब होकर कुछ डिसीजन लिया। डिसीजन क्या था उनका, उनका डिसीजन ये था कि वो 27 फरवरी को अटैक करेंगे पुलिस हेडक्वार्टर पर। और इन्होंने यही किया। 27 फरवरी को सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स ने इकट्ठे मिलकर पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक्ट कर दिया। रैंसैक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तहश नहश कर देना। सो 27 ऑफ फरवरी को इन सारे डेमोन्स्ट्रेटर ने पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक्ट कर दिया था। एंड स्ट्रीट्स वर थ्रोंग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि अब जितने भी ये डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, ये गली मोहल्ले में बस एक ही स्लोगन गाए जा रहे थे। स्लोगन क्या था इनका, किसके बारे में था, ये क्या डिमांड कर रहे थे? दे वर डिमांडिंग ब्रेड, वेजेस, बेटर वर्किंग आवर्स एंड डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि रोटी कपड़ा मकान, ब्रेड रोटी, वेजेस तनख्वाह, बेटर वर्किंग आवर्स मतलब जो इनका टाइम स्पेन था वर्किंग आवर्स का वो कम कर दिया जाए, इसके लिए डिमांड कर रहे थे। अच्छी तनख्वाह इनको मिले, इसके लिए डिमांड कर रहे थे। डेमोक्रेसी के डिमांड कर रहे थे। ये चाहते थे कि जो इनके सिविल राइट्स हैं वो इनको दिए जाएं, इनके सिविल राइट्स इनसे ना छीने जाएं। सो इनके यही मेनली जो स्लोगन थे वो इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड थे। अब जैसे ही वर्कर्स ने यहाँ अफरा तफरी मचानी शुरू कर दी तो हुआ ये कि गवर्नमेंट अब चाहती थी कि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फिर से कैवेलरीज को बुला लिया था, मतलब घुड़सवारी के जो सैनिक होते हैं उनको बुला लिया था। However, the cavalry refused to fire on the demonstrator. बट वेयर एज जो कैवलरी आर्मी थी वो नहीं चाहती थी कि डेमोन्स्ट्रेटर पर फायर की जाए, तो इसीलिए उन्होंने फायर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ राजा और जो राजा की गवर्नमेंट थी एंड जो ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे इन कैवलरी आर्मी की जितनी भी रेजिमेंट्स थी इनको ऑर्डर दे रहे थे कि वर्कर्स को कंट्रोल करो, और ये कंट्रोल तभी होंगे जब इन पर फायर होगी। वेयर एज हम क्या देख रहे हैं कि जो कैवलरी आर्मी थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम डेमोन्स्ट्रेटर्स पर फायर नहीं करेंगे। सो इसी के चलते बहुत सारी बहसबाजी हुई इनके बीच में। तो एक रेजिमेंट में क्या हुआ कि एक रेजिमेंट में इन्होंने अपने ही बैरक के ऑफिसर पर गोली चला दी। इन्होंने देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये जो कैवलरी है इन्होंने वर्कर्स पर गोली नहीं चलाई बल्कि इन्होंने अपने ही बैरक के ऑफिसर पर गोली चला दी। एंड जो अदर 3 रेजिमेंट थे कैवलरी के, इन्होंने भी म्यूटिनी कर ली। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, बगावत कर लेना, मतलब रिबेल कर लेना। इन्होंने बगावत किसके अगेंस्ट की, वो सभी ऑफिसर्स जो किसके थे, ज़ार निकोलस द सेकंड के थे। तो इन सभी कैवलरी ने क्या कहा कि हम लोग वर्कर्स पर फायरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और डेमोक्रेसी का डिमांड कर रहे हैं और ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। सो यहाँ पर सारे के सारी कैवलरी आर्मी अगेंस्ट हो गई थी राजा के एंड राजा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो ये जो 3 रेजिमेंट्स थे इन्होंने म्यूटिनी कर ली, वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और इन्होंने वर्कर्स के साथ जुड़ना ज़्यादा सही समझा। बाय द इवनिंग soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as Duma met. अब देखो क्या हुआ, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि देखो राजा की जो ज़ार निकोलस द सेकंड है उसकी सिचुएशन कितनी ख़राब हो गई थी कि जो सोल्जर्स, मतलब वो सोल्जर्स जो कैवलरी आर्मी थी, ठीक है, जिनको कहा गया था कि वर्कर्स पर फायर करो, अब ये सोल्जर्स एंड जितने भी ये डेमोन्स्ट्रेटर थे जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, ये सभी के सभी कहाँ मिले, उसी सेम बिल्डिंग में मिले। मतलब सोल्जर्स एंड जो ये वर्कर्स हैं ये दोनों ने मीटिंग की। कहाँ मीटिंग की, ड्यूमा में, जहाँ पर ड्यूमा मिला करती थी उसी सेम बिल्डिंग में। एंड इन्होंने मिलकर अपने आप को सोवियत घोषित कर दिया, डिक्लेयर
कर दिया था कि हम अब एक सोवियत हैं, एक काउंसिल हैं, दैट मीन्स एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सो इन्होंने मिलकर एक सोवियत बनाई, एक काउंसिल बनाई, दैट मीन्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये लोग कहाँ मिले थे? जहाँ पर जिस बिल्डिंग में ड्यूमा मिला करती थी। और फिर से हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ड्यूमा देखने को मिलती है, एंड इसी को कहा गया पेट्रोग्रेड सोवियत। अब जैसे ही पेट्रोग्रेड सोवियत बन जाती है, अगले दिन क्या होता है कि एक डेलीगेशन जिसमें मिलिट्री कमांडर्स थे वो सारे के सारे ज़ार के पास जाते हैं और उसे एडवाइज़ करते हैं, मतलब एक सलाह देते हैं और कहते हैं कि देखो राजा, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी राजगद्दी को छोड़ना पड़ेगा, अपने थ्रोन को एब्डिकेट करना पड़ेगा, वरना पब्लिक का गुस्सा शांत नहीं होगा और लास्ट में एट द एंड इसका आउटकम ये होगा कि आपकी खुद की जान चली जाएगी। सो इसीलिए अब ज़ार निकोलस द सेकंड ने क्या करा, उनकी एडवाइस को माना एंड 2 मार्च को अपनी राजगद्दी को एब्डिकेट कर दिया, मतलब अपने थ्रोन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो ये पेट्रोग्रेड सोवियत हुआ और ये काउंसिल बनी, तो इसका आउटकम क्या हुआ? देखो, इसका आउटकम ये हुआ कि एक तो राजा ने अपनी थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया था, ज़ार निकोलस द टू ने राजगद्दी को छोड़ दिया। अब राजा ने कहा ठीक है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अब जो ये पावर है ये तुम संभालो, अब तुम अपने आप संभालो रशिया को। तो अब हुआ ये कि जो ये सोवियत लीडर्स थे जो यहाँ पर बने एंड जो ड्यूमा लीडर्स थे, इन्होंने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली ताकि कंट्री को कुछ टाइम पीरियड के लिए अच्छे से रन किया जाए। अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये क्या होती है बच्चों? ये होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट, टेम्परेरी तौर पर चुनी हुई सरकार। तो सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स ने टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का काम क्या था कि जो रशिया का फ्यूचर है उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये इलेक्ट करे। मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट को अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग होंगे अब ये नया संविधान लिखेंगे, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगी, दैट मीन्स सभी लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, सभी लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक सिविल राइट्स हैं, वो सभी लोगों को मिले, किसी के बीच में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसमें सभी लोगों के राइट्स को ध्यान में रखा जाएगा। सो बेसिकली यहीं से रशिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का जो बेसिस है, जो आधार है, उसकी शुरुआत होने लग जाती है। एंड पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। पेट्रोग्रेड में ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, दैट हैज़ ब्रॉट डाउन द मोनार्की, मतलब मोनार्की को हटा दिया था रशिया में। एंड फेब्रुअरी 1917 में ये रेवोल्यूशन हुआ था और फेब्रुअरी एंड मार्च के बीच में जो मोनार्की है वो रिमूव कर दी गई थी। आगे यहाँ पर जो ये बॉक्स में दिया गया है ना, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करते हैं। विमेन इन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि विमेन का क्या रोल था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में। विमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स। जो विमेन वर्कर्स होती थी वो फैक्ट्रीज़ में अपने मेल को वर्कर्स को इंस्पायर किया करती थी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? एक लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर एक लेडी थी जिसका नाम था मार्फा वसीलेवा। तो मार्फा वसीलेवा जो थी, इन्होंने सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेले ही एक सक्सेसफुल स्ट्राइक जीत ली थी। देखो, इसी टाइम पर मॉर्निंग में ऑलरेडी विमेन डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें सभी विमेन वर्कर्स ने अपने मेल को वर्कर्स को रेड बो दी थी, रेड बो दी थी एज अ गिफ्ट। रेड बो किसको सिंबलाइज करता है? यूनिटी, होप, सपोर्ट, स्ट्रेंथ। ठीक है, यूनिटी, होप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, इन चीज़ों को रेड बो सिंबलाइज करता है। सो मार्फा वसीलेवा जो कि एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, इन्होंने काम करना बंद कर दिया और फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए इन्होंने वर्कर्स को कहा कि फैक्ट्री बंद करो। और यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया एक इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो चीज़ बिना किसी प्लानिंग के होती है,
वैसे तो देखो स्ट्राइक्स जितनी भी होती है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है कि इतने लोग होंगे, यहाँ मिलेंगे, ऐसे स्ट्राइक करेंगे, ये स्लोगन्स बोलेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि मार्फा वसीलेवा एक दिन ऐसे बोलती हैं सबको कि काम बंद करो, और खुद भी काम बंद कर देती हैं और इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक को डिक्लेयर कर देती हैं। और वर्कर्स तो वैसे ही उनके साथ थे ऑलरेडी उनके सपोर्ट में, तो सभी वर्कर्स मार्फा वसीलेवा का सपोर्ट करते हैं। अब ये बात फैक्ट्री के फोरमैन को पता चलती है, तो वो सोचता है क्यों ना मार्फा वसीलेवा को थोड़ा सा एक ब्राइब दी जाए, करप्ट किया जाए। तो इसी वजह से वो फोरमैन मार्फा वसीलेवा को एक ब्रेड का लोफ भेजता है ताकि मार्फा वसीलेवा ये स्ट्राइक वगैरह बंद कर दे और अपने काम पर वापस चली जाए। बट अब मार्फा वसीलेवा क्या करती है, ये ब्रेड तो ले लेती है लेकिन दोबारा काम करने से रिफ्यूज़ कर देती है। ये कहती है कि हम दोबारा काम नहीं करेंगे। अब जो ये फोरमैन था, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर था, वो दोबारा से पूछता है कि भाई आप ऐसा काम करने से मना क्यों कर रही हैं। सो इस बात पर मार्फा वसीलेवा क्या रिप्लाई करती हैं, शी सेज कि मैं अपना पेट भरूं और अदर वर्कर्स भूखे हों, ऐसा मैं नहीं कर सकती। सो ये बात सुनकर बहुत सारी फैक्ट्रीज में काम करने वाली विमेन वर्कर्स अब मार्फा वसीलेवा के सपोर्ट में आई और उन्होंने मार्फा वसीलेवा को सपोर्ट किया, और इन सभी अदर विमेन वर्कर ने अपनी फैक्ट्रीज में काम करना सीज कर दिया, बंद कर दिया। मतलब अब अदर विमेन वर्कर्स जो थी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। सून द men downed their tools as well as entire क्राउड रश्ड इनटू द स्ट्रीट। अब देखो विमेन जो थी वो वैसे ही वर्कर्स को, अपने मेल को वर्कर्स को इंस्पायर किया करती थी, और उन्होंने जब इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट हुआ उस टाइम पर इन्होंने रेड बो गिफ्ट किया था सभी मेन को, और ये जो रेड बो है ये यूनिटी, होप, स्ट्रेंथ, इन सब को सिंबलाइज करता है। सो यहाँ पर आगे हमने देखा कि किस तरीके से मार्फा वसीलेवा काम करना बंद कर देती हैं और इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक जो है वो डिक्लेयर कर देती हैं, सभी लोग इनके सपोर्ट में आते हैं। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जब इनको ब्राइब देने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये वो ब्रेड तो ले लेती हैं लेकिन कहती है कि मैं इस ब्रेड को खा लूँ और सभी अदर जो वर्कर्स हैं वो भूखे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये बात सुनकर अदर जो विमेन वर्कर्स थी, जो अदर फैक्ट्रीज में काम करती थी, वो मार्फा के सपोर्ट में आई, और जितने भी मैन वर्कर्स जो थे अब उन्होंने भी काम करने के जो औजार थे, जो टूल्स थे, वो रख दिए, फेंक दिए। अब सभी मैन एंड विमेन जो भी फैक्ट्रीज में काम करने वाले थे वो सारे के सारे इकट्ठे होकर स्ट्रीट पर गए और उन्होंने स्लोगन्स शुरू कर दिए हर एक गली मोहल्ले में। और स्लोगन के बारे में तो हमने पढ़ा ही था कि इनके स्लोगन क्या थे, बेसिकली दे वर फाइटिंग फॉर ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट का टॉपिक है ये वाला आफ्टर फेब्रुअरी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।